हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 5 दिसंबर 2020। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन। ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, पेंडलम ईडीयू की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और आप जो ऑल इंडिया मेगा मॉक टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ राजेंद्र प्रसाद की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये सेलिब्रेट की गई और ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और 3 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इस साल इनकी 136th बर्थ एनिवर्सरी थी और उनका जो मेन रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में, इसके लिए उनको याद किया जाता है। वो अपने सादा जीवन उच्च विचार के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1911 में ज्वाइन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की भी संस्थापक थे, वो फाउंडर थे। उन्होंने अपना लॉ का प्रोफेशन छोड़कर इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1920 में। 1920 में क्या चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था भारत में, ठीक है, जो कि चौरा चौरी इवेंट के बाद इसको बंद कर दिया गया था। He served as the president of the Constituent Assembly and also became the Food and Agriculture Minister in the interim government। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार जो बनी थी, उसमें खाद्य और कृषि मंत्री भी ये बने थे। उन्होंने भारत की प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया था फ्रॉम 1950 टू 1962, ठीक है। एंड ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ ऑन 28 फरवरी 1963 एट सदका आश्रम पटना। पटना में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी 1963 में। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी गलत कथन का आपको बताना है। He was the founder of बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, वे बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक थे। He was the president of India from 1950 to 1965, वे 1950 से 1965 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। So one only, two only, one and two, none of the above. So the correct answer for this is option B, क्योंकि जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व किया था। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी डे। ये हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत की जो नेवी है, भारतीय नौसेना है, उसकी भूमिका और उपलब्धियों को ये उजागर करता है। और इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि इस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट कैरी आउट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। एंड इसमें जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो कैरी आउट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी ऑल्सो डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द ईयर 2021 एज स्वर्णिम विजय वर्ष। तो 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा ताकि जो 1971 का इंडो पाकिस्तान वार है उसकी 50वीं सालगिरह जो है मनाई जा सके, उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा सके। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है ये इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था कराची में ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 और इसमें एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो इस्तेमाल की गई थी इस ऑपरेशन के लिए। इंडियन नेवी की हम बात करें तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नेवल ब्रांच है और करंटली एडमायरल करमबीर सिंह जो है वो इंडियन नेवी के चीफ हैं। ही इज़ द 24th इंडियन नेवी चीफ। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। भारतीय नौसेना दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 14 जनवरी एंड 15 मार्च। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज एन MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड US ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन। बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और अमेरिका के द्वारा।
इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने साइन किया है US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ US। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है दोनों साइड के विच आर रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील करते हैं, सो उन्हों के बीच में ये साइन हुआ है MOU। द साइनिंग ऑफ MOU विद द US PTO वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑन 19 फरवरी 2020। तो इसकी साइनिंग के लिए अप्रूवल जो है वो 19 फरवरी 2020 को ही दे दिया गया था। द एम ऑफ MOU इज़ टू इंक्रीज IP कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो इसका एम यही है कि दोनों देशों के बीच में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा से जुड़ा जो भी सहयोग है उसको बढ़ावा देना है। DPIIT की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट, और ये 1995 में इसका गठन हुआ था। इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से जाना जाता था जनवरी 2019 तक। फिर जो बजट आया था 2019 का, उसमें इसका नाम बदलकर DPIIT कर दिया गया। US की हम बात करें तो US में 50 स्टेट्स हैं, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है, और ये कनाडा से 49th पैरेलल लाइन के द्वारा सेपरेट होता है। इसके अलावा अभी हाल ही में US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें जो बाइडन जो है ये जो है 46th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, एज दी 46th प्रेसिडेंट ऑफ US ये इलेक्ट हुए हैं। एंड इसके साथ साथ जो कमला हैरिस जो हैं ये इलेक्ट हुई हैं एज दी वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइंड MOU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, US, UK एंड फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका के साथ ये साइन हुआ है। नेक्स्ट इज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। LMS सिस्टम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लॉन्च किया है। ये गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको अप्लाई किया जाएगा ड्यूरिंग 2020-21। इसमें मल्टीलिंगुअल कंटेंट होगा एज पर द यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ 14 एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़। तो LMS में क्या होगा, 14 संबद्ध विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बहुभाषी सामग्री होगी, जिसको बच्चे जो है जाकर एक्सेस कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। मल्टीलिंगुअल कंटेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ PPTs, वीडियोस, क्विजेस, असाइनमेंट एंड स्टडी मटेरियल। तो जो भी कंटेंट होगा, सो वो कंटेंट जो होगा, सामग्री जो होगी वो PPT, वीडियो, क्विज, असाइनमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कर्नाटक की हम बात करें तो ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट है। इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। ये अपना बॉर्डर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ शेयर करता है। यानी कि अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो ये लगभग सभी स्टेट से, ये साउथ इंडिया के स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका करेंटली हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला, और एक फेमस क्लासिकल डांस ड्रामा है जो यक्षगान, ये कर्नाटका का फेमस है काफ़ी। इसके अलावा भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है, दूसरा सबसे जो ऊंचा झरना है जॉग फॉल्स, ये कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकारी कॉलेजों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट इज अ न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी विल बी स्टैब्लिश्ड इन पुणे। पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का एक नया परिसर जो है वो स्थापित किया जाएगा, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसको निसर्ग ग्राम के नाम से जाना जाएगा। ये इंडिया की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके विजन को अचीव करने में मदद करेगा। ये जो कैंपस है, निसर्ग ग्राम नाम से जो कैंपस ये लॉन्च किया जाएगा, ये बैचलर और मास्टर कोर्सेज प्रोवाइड करेगा नेचुरोपैथी और उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी डिसिप्लिन्स हैं उनको। इसके साथ साथ नेचुरोपैथी में ये डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करेगा। ये इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे चलेगा बिटवीन द रिसर्च एंड टीचिंग इन द फील्ड ऑफ
नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षण के बीच सहजीवी संबंध पर ये जोर देगा। The collaboration between research institutions and other Gandhian institutes will be the key to development of Nisargram Institute. अनुसंधान संस्थानों और अन्य गांधीवादी संस्थानों के बीच सहयोग निसर्गग्राम संस्थान के विकास की कुंजी होगी। नेचुरोपैथी की हम बात करें तो एक तरह की ये मेडिसिन होती है जिसमें ये माना जाता है कि बॉडी जो है उसमें सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है और उसी बेसिस पे जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है इस फील्ड में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की हम बात करें तो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था पुणे में। ये एक स्वायत्त निकाय है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंस्टीट्यूट ने इनहेरिट किया द नेचर केयर इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नेचर केयर संस्था इसको विरासत में मिली थी। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोपगेट एंड प्रमोट नेचुरोपैथी एंड योगा। इस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद यही है कि नेचुरोपैथी और योगा को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ सब तरह की जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं हर तरह के रोग के लिए वो नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा प्रदान करना और साथ साथ इस फील्ड में रिसर्च और ट्रेनिंग को कंडक्ट करना इसका उद्देश्य है। सो क्वेश्चन है, न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन डैश। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का एक नया परिसर डैश में स्थापित किया जाएगा। चेन्नई, पुणे, हैदराबाद एंड भोपाल। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पुणे। नेक्स्ट इज अ वल्नरेबल टर्टल रेस्क्यूड इन असम। असम में एक असुरक्षित कछुए को बचाया गया है और ये स्पीशीज जो है ये है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये इसका नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है निलसोनिया हुरुम और इसको बचाया गया एक प्रोफेसर के द्वारा फ्रॉम द फिश मार्केट ऑफ सिलचर इन असम। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में टर्टल के 29 स्पीशीज जो हैं वो पाए जाते हैं जिसमें से 20 केवल असम में ही पाए जाते हैं। तो असम में जो है टर्टल्स की काफ़ी वेराइटी है स्पीशीज की। इंडिया में टर्टल्स को शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है। तो शेड्यूल 1 में जो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप PCS या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, या फिर आप IFS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो आप एक बार ये शेड्यूल 1 में जो जो स्पीशीज प्रोटेक्टेड हैं उनको आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टर्टल्स विच आर फाउंड इन इंडिया आर ऑलिव रिडेड टर्टल। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। उड़ीसा के जो कोस्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये मास नेस्टिंग करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑलिव रिडले टर्टल। देन ग्रीन सी टर्टल पाया जाता है। इसके अलावा लेदरी टर्टल, ईस्टर्न मड टर्टल, ये इस तरह के कुछ जो है स्पीशीज़ ये पाए जाते हैं। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये देखिए ये वैरायटी है, ये स्पीशीज़ है वो, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मेनली जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। भारत में ये मिजोरम, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल स्पीशीज का दर्जा दिया गया है। सो क्वेश्चन है, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल इज लिस्टेड इन द डैश कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल कछुए को IUCN लाल सूची के डैश श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वल्नरेबल। असुरक्षित श्रेणी में इसको सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेज्ड ₹200 करोड़ थ्रू म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो लखनऊ नगर निगम ने नगर निगम बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए हैं और इस ऐसा करने वाला लखनऊ भारत का 9वां शहर बना है। और वहीं यूपी की अगर हम बात करें तो पहली सिटी है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू फंड रेज किया है। इसके अलावा जो और सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे कि नोएडा, गाज़ियाबाद, ये भी कुछ समय में के बाद जो है म्युनिसिपल बॉन्ड से कैपिटल फंड रेज करेंगे। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ ऑफर्ड अ कूपन ऑफ 8.5% फॉर 10 ईयर्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो है इसमें जो कूपन ऑफर किया है 10 वर्ष के लिए 8.5% का दिया गया है।
इसको ए स्टेबल और AACE स्टेबल ब्रिक वर्क रेटिंग के द्वारा दिया गया है। द फंड विल बी यूज फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, वाटर, हाउसिंग एटसेट्रा। तो ये जो पैसा इकट्ठा करेंगे, सो इनसे क्या होगा, इनसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस पैसे को, ठीक है, फॉर रोड्स, वाटर, हाउसिंग, ये सब के लिए, ठीक है। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड जो है एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ इंडेटनेस ऑफ द बॉन्ड इशू टू द होल्डर्स। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड 1 है, ठीक है, इस पे आपको कुछ यहाँ पर रेट मेंशन होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए ये X रुपीज़ का है ये बॉन्ड, ठीक है, और इसमें आपको रेट मेंशन होगा कि इतने % है, और इसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा कि इतने टाइम बाद जो है आपको इतना इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे ऑफर क्या किया गया है, जो कूपन ऑफर किए गए हैं बॉन्ड्स के बॉन्ड में, वो किए गए हैं, रेट है उसमें 8.5% एंड टाइम है उसमें 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो है इसका पैसा जो है ये वापस मिलेगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट रेट। तो ये होते हैं, इस तरह से बॉन्ड्स जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर होगा। सो म्युनिसिपल बॉन्ड जो होते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट हैं विच आर इशूड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस टू रेज फंड। तो यहाँ पे जो है म्युनिसिपल बॉन्ड नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, तो ये इसीलिए इशू किए जाते हैं। दीज बॉन्ड्स आर रेज टू फाइनेंस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट एरिया। ये बॉन्ड उस क्षेत्र की विकास परियोजना को वित्त करने के लिए उठाए जाते हैं। अच्छा, आपको इससे याद आ रहा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये अभी ने रिसेंटली पढ़ा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स और म्युनिसिपल बॉन्ड्स में ये फ़र्क है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसमें क्या है, सिंपली ये है कि किसी बंदे ने अगर 1000 रुपये दिए हैं बैंक को, तो बैंक उसको एक सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ बॉन्ड दे देगा जिसमें मेंशन होगा कि 1000 रुपये का ये जो है बॉन्ड है। इसके बाद वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो मान लो पार्टी P1 है, उसने उसको वो बॉन्ड दिया, ठीक है, ये पार्टी जो है उस बैंक के पास जाएगी वापस से, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे भी उसका अकाउंट होगा वहाँ पे उसको सबमिट करेगी और वहाँ से वो कैश जो है वो विड्रॉ कर सकती है, या फिर उस कंपनी के मतलब उस पार्टी के अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टाइम ड्यूरेशन इस तरह से नहीं है। इसमें क्या है कि टाइम लिमिट है कि इतने दिन में आपको जो है अपना सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसा होता है, तब आपको पैसा मिल जाएगा। दीज बॉन्ड्स आर रेज टू फाइनेंस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट एरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है। सेबी हैड इशूड गाइडलाइंस फॉर अर्बन लोकल बॉडीज इन 2015 टू रेज फंड्स बाय इशूइंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो सेबी ने 2015 में शहरी स्थायी निकायों के लिए नगर पालिका बॉन्ड जारी करके धन जुटाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ये दिशा निर्देश इस प्रकार हैं: द लोकल बॉडी शुड नॉट हैव अ नेगेटिव नेट वर्थ इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो इसमें दिशा निर्देश में ये दिया हुआ है कि स्थानीय निकाय जो हैं उनको पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी में भी ऋणात्मक निवल मूल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पिछले 3 सालों में उनको कोई नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पिछले साल में कोई भी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है, तभी वो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो है वहाँ पे इशू किया जा सकता है। As per the data, 8 Indian cities had raised rupees 3,200 crore from the municipal bond in the financial year 2018-19। आंकड़ों के अनुसार 8 भारत के शहरों ने 2018-19 के वित्तीय वर्ष में नगरपालिका बॉन्ड से 3,200 करोड़ रुपए जुटाए थे। So question is, recently which municipal corporation has raised rupees 200 crore through municipal bond? हाल ही में किस नगर पालिका ने नगर निगम बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं? हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ नगर पालिका। नेक्स्ट इज एक MOU साइन हुआ है बिटवीन एपेडा एंड नाबार्ड, ताकि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं और जो उसके संबद्ध क्षेत्र हैं उसमें कोऑर्डिनेशन किया जा सके। अपेडा जो है ये कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एक सिनर्जी हो,
जिनका डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है कैपेसिटी बिल्डिंग में, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसके लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट हो सके इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. अपेडा हैज़ बीन वर्किंग टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी. अपेडा जो है ये कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है, जो फार्मर सेंट्रिक अप्रोच पर फोकस्ड है. ये किसान केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा. अपेडा हैज़ ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी. अपेडा ने कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ भी सहयोग किया है. अपेडा एंड नाबार्ड हैव साइंड दिस MOU फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी. Both organizations will cooperate in various sectors such as capacity development of various stakeholders, awareness program, workshop, technical know-how to cooperatives. तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो MOU साइन हुआ है वो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए साइन हुआ है. इसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्षेत्र में कॉपरेट करेंगी, सहयोग करेंगी, जैसे कि जितने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हितधारक हैं, उनके क्षमता विकास करेंगे, जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करेंगे, सहकारी समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगे. इस तरह के क्षेत्र में ये सहयोग करेंगे. नाबार्ड की हम बात करें तो ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो एग्रीकल्चर और उससे जो संबद्ध क्षेत्र हैं या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है रूरल एरिया में, उसमें क्रेडिट जो है प्रोवाइड करता है, ऋण प्रदान करता है. ये भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से ओन्ड है, फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये 12 जुलाई 1982 को फॉर्म हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है. नाबार्ड के करंट चेयरमैन श्री गोविंदा राजुलू चिंतला हैं. सो क्वेश्चन है, एन MOU हैज़ बीन साइंड बिटवीन अपेडा एंड डैश टू सिनर्जाइज द एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स. कृषि और संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियों के तालमेल के लिए अपेडा और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. सेबी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड नाबार्ड. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नाबार्ड. नेक्स्ट इज, होम मिनिस्ट्री ने 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन भारत के उसकी लिस्ट जारी की है. एंड ये जो सर्वे है ये 2020 का सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है. टॉप 10 पुलिस स्टेशन जो हैं ये टोटल 16,671 पुलिस स्टेशन में से आइडेंटिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. सबसे नंबर 1 पे हमने कल डिस्कस किया था नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन है जो कि मणिपुर का है. इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन के फॉर्म में सिलेक्ट किया गया है. सो इसमें शामिल हैं नोंगपोक सेकमाई मणिपुर का पुलिस स्टेशन टॉप 10 में, AWPS सुरामंगलम फ्रॉम तमिलनाडु, खारसंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, झिलमिली ऑफ छत्तीसगढ़, सेंगवेम फ्रॉम गोवा, कालीघाट पुलिस स्टेशन फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पाक्योंग फ्रॉम सिक्किम, कांट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, खानवेल फ्रॉम दादरा एंड नागर हवेली एंड जामिकुंटा टाउन फ्रॉम तेलंगाना. सो क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन इज इन द लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ इंडिया. निम्न में से कौन सा पुलिस स्टेशन भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में शामिल है. नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, कालीघाट पुलिस स्टेशन, झिलमिली पुलिस स्टेशन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी. नेक्स्ट इज रंजीत सिंह दिसाल विंस ग्लोबल टीचर प्राइज 2020. रंजीत सिंह दिसाल जो कि सोलापुर महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने 1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है. एंड उनको ये प्राइज़ उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है जो उन्होंने जो लड़कियां हैं गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने में और साथ ही QR कोड टेक्स्ट बुक रेवोल्यूशन लाने के लिए. वो उनका स्कूल जो है ये बिकेम द फर्स्ट स्कूल इन महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस QR कोड्स. और इसके बाद HRD मिनिस्ट्री ने जितने भी NCERT बुक्स हैं उसमें QR कोड्स को जारी कर दिया था 2018 में. ही अनाउंस दैट 50% जो उनका प्राइज मनी है यानी 1 मिलियन में से 50% जो है वो फेलो फाइनलिस्ट को शेयर कर रहे हैं. एंड ही विल बी द फर्स्ट विनर टू शेयर हिज प्राइज मनी. तो पहले से जो विजेता है जो अपना प्राइज मनी शेयर कर रहे हैं. ही इज ऑल्सो वर्किंग टू कनेक्ट पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थ्रू द लेट्स क्रॉस द बॉर्डर प्रोजेक्ट. एंड ही ऑल्सो यूजेज माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड. वे दुनिया भर में के स्कूलों के छात्रों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं.
ग्लोबल टीचर प्राइज़ की हम बात करें तो ये हर वर्ष दिया जाता है। ये वार्किफ फाउंडेशन के द्वारा दिया गया 2000 स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 2014। सनी वार्के जो हैं वो फाउंडर हैं ग्लोबल टीचर प्राइज़ के। वो एक इंडियन एजुकेशन फिलंथ्रोपिस्ट हैं। ये अवार्ड जो है ये एक्सेप्शनल टीचर को दिया जाता है फॉर मेकिंग एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज प्रोफेशन। पुरस्कार एक असाधारण शिक्षक को अपने पेशे में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। प्राइज मनी फॉर द अवार्ड इज पेड आउट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 10 ईयर्स। तो पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि है इसका भुगतान 10 वर्षों में समान किश्तों में किया जाता है। सो क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वन 1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? हाल ही में 1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसने जीता है? ओलासुंकामी ओपेफेहा, जेमी फ्रॉस्ट, रंजीत सिंह डिसाल एंड कार्लो मेजॉन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रणजीत सिंह डिसाल ने। Next is 2020 is likely to become one of the 3 warmest years ever recorded, and UN's WMO World Meteorological Organization releases provisional 2020 State of the Global Climate Report. तो UN के हिसाब से 2020 जो है ये हो सकता है कि पिछले जितने भी 3 सबसे ज़्यादा गर्म जो ईयर्स मार्क किए गए हैं उसमें से ये हो। और इसके साथ साथ यूएन के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है जो कि एक अंतिम रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 से 2020 के बीच में दीज आर लाइकली टू बिकम द 6 ऑफ द हॉटेस्ट ईयर सिंस मॉडर्न रिकॉर्ड्स बिगेन इन 1850। 1850 में आधुनिक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2015 से 2020 के सबसे गर्म वर्षों में से 6 बनने की इनकी संभावना है। रिपोर्ट जो है प्रोविजनल है और जो फाइनल रिपोर्ट है ये मार्च 2021 में रिलीज होगी। और इसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया है वो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का है। एज पर द WMO सेक्रेटरी जनरल पेटरी तलस, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन 2020 इज लाइकली टू बी 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। WMO के महासचिव पेटरी तलास के अनुसार 2020 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है। यूएन's annual production gap assessment shows the difference between goals of Paris Agreement and the fossil fuel production plans of country। तो ये जो गैप असेसमेंट रिपोर्ट है इसके द्वारा पता चलता है कि जो पेरिस समझौते में जो गोल्स हैं और इसके साथ साथ जो कंट्रीज़ के प्लान है रिगार्डिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन उसमें कोई तालमेल नहीं है, उसके बीच अंतर दिखता नज़र आता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट की इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल, गैस और कोल प्रोडक्शन को 6% तक कम कर देना चाहिए प्रोडक्शन को एक साल में, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कैटेस्ट्रॉफिक ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि बहावे जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम से कम किया जा सके, इसको लिमिट किया जा सके। नहीं तो जो हमने एम किया है कि हमें टेम्परेचर को ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है तो उसको मीट नहीं कर पाएंगे। On 2 December 2020, New Zealand had declared a climate emergency। 2020 में अभी 2 दिसंबर को न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इन जून नॉर्दर्न साइबेरिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नोन टेम्परेचर एनीवेयर नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। तो जून में उत्तरी साइबेरिया ने आर्कटिक सर्कल के उत्तर में कहीं भी उच्चतम ज्ञान तापमान दर्ज किया था। WMO की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिलीज प्रोविजनल 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतिम 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? WMO, UNEP, IPCC एंड GEF। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। नेक्स्ट इज एक और रिपोर्ट जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जिसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया, जिसमें पाया गया कि भारत में हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है विच इज़ एट 39%। रिश्वतखोरी जो है भारत में वो सबसे ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 कंट्रीज जिसमें पर्सनल कनेक्शंस को यूज़ करने के लिए करते हैं पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा है 46%,
इंडोनेशिया में 36% एंड चाइना में 32%। 50% जो टोटल पीपल हैं वो या तो ब्राइब देते हैं या लेते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई हमसे डिमांड किया गया था इसलिए उन्होंने वो ब्राइब दी या ली। इसके अलावा 32% जो पीपल हैं वो अपने पर्सनल लिंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो ब्राइब नहीं देंगे, अपने पर्सनल लिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनको जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो एक्सेस नहीं होती हैं। हम ये जनरली भी देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें लाइसेंस बनवाना है, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो सभी जानते ही हैं। The report is based on survey of 20,000 people in 17 countries across Asia between March 2019 and September 2020। रिपोर्ट मार्च 2019 और सितंबर 2020 के एशिया भर के 17 देशों के 20,000 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है और इसने 6 सार्वजनिक सेवाओं को कवर किया है। Nearly 89% of Indians surveyed see government corruption as a बिग प्रॉब्लम। तो जितना भी लोगों का सर्वे किया गया भारत में, उसमें से 89% ने कहा कि वो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है भारत में, और 47% ऑफ इंडियंस ने का जो सर्वे किया गया था उनको लगता है कि गवर्नमेंट करप्शन जो है ये पिछले 1 वर्ष में काफ़ी बढ़ा है। इन इंडिया द ब्राइबरी रेट वॉज हाइएस्ट फॉर गेटिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो जो पहचान पत्र जो होते हैं, पहचान जो दस्तावेज होते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ब्राइबरी होती है। बिल्कुल सही बात है। एंड सेकेंड हाईएस्ट फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और दूसरा सबसे अधिक जो होती है, जो रिश्वत है भारत में, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए होती है। 18% ऑफ पीपल इन इंडिया रिपोर्टेड दैट दे वर ऑफर्ड ब्राइब्स टू वोट इन नेशनल, रीजनल, लोकल इलेक्शंस। भारत में 18% लोगों ने ये बताया कि उनको वोट दिलवाने के लिए, ठीक है, नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल पर उनको पैसे ऑफर किए गए थे। और इस टर्म्स में भारत जो है वो चौथे नंबर पर आता है एशिया में। थाईलैंड जो है वो नंबर 1 पे आता है इस कंडीशन में। इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वाज 80 अमंग 180 कंट्रीज। तो इंडिया की जो रैंक थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वो 80 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जारी करता है, और इस बार ये जनवरी में जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हम बात करें तो ये मेजर करता है और प्रिवेंट करता है करप्शन सर्विसेज को जो करप्शन की वजह से आती हैं। एंड इट रिलीजेस द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स एनुअली। हर साल ये ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी करता है। ये एक जर्मन एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि वोट बाइंग रेट्स यहाँ पर तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा है, फिर फिलीपींस में है, उसके बाद इंडोनेशिया में है, एंड देन इंडिया चौथे नंबर पर आता है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट रेट ऑफ सिटीजन्स यूजिंग पर्सनल कनेक्शंस टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज एज पर ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया। निम्न देशों में से किस देश में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर एशिया के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करने वाले नागरिकों की उच्चतम दर है? जापान, इंडोनेशिया, चाइना एंड इंडिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। तो भारत में जो है पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके पब्लिक सर्विसेज सबसे ज़्यादा एक्सेस की जाती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।